हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट। और हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं रिलेटिविटी, और यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि हम देख चुके हैं कि रिलेटिविटी ऐसे बोलते हैं लोग कि बहुत टफ है, लेकिन उतना टफ नहीं था जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है स्टैटिकल फिजिक्स। तो स्टैटिकल फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये पढ़ते समय क्या सब देखने को मिलने वाला है। हमें मैथ मिलेगा और फिजिक्स मिलेगा, दोनों। स्टैटिस्टिक ये मैथ से आता है, फिजिक्स मीन्स अब हमें मैथ और फिजिक्स दोनों का बराबर यूज करना है। वैसे तो फिजिक्स में मैथ यूज होता है, पर इसमें मैथ का ज़्यादा यूज है। अच्छा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और थोड़ा बहुत कैलकुलस, ठीक है। और थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का 2-3 फार्मूला है, तो भी हम बता देंगे। अच्छा, होता क्या है कि शुरू में हम मैथमेटिकल पढ़ते हैं तो लगता है आसान है, तो सब बच्चे टॉपिक स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें टॉपिक स्किप नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अगला कोई टॉपिक आने वाला है तो पिछले वाले से कैसे रिलेट कर रहा है ये समझ में आएगा अगर हम लाइन वाइज पढ़ें। आप लेक्चर से पढ़ें या बुक से, टॉपिक स्किप नहीं करना है, लाइन वाइज पढ़ना है। क्योंकि लाइन वाइज पढ़ने से ही पता चलेगा कि मैथ से फिजिक्स में हम कैसे जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो पहले हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होता है। हमारा हेडिंग है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होता है पहले समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मीन्स एक गैस भरा पड़ा है और बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स हैं। हम बोल रहे हैं इस गैस का टेम्परेचर T है, ये एक मैक्रो स्टेट है। तो हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर T है, तो क्या इसमें के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबका टेम्परेचर T होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो हम टेम्परेचर बताते हैं अपने रूम का या फिर किसी भी गैस का, तो हम एवरेज टेम्परेचर बताते हैं। हम बोलते हैं कि इसमें जितने पार्टिकल्स हैं वो P प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हम एवरेज बताते हैं हर पार्टिकल्स का, है ना। हम बोलते हैं कि गैस का काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो क्या गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबका काइनेटिक एनर्जी इतना होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मीन्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में होता क्या है कि एक एक पार्टिकल का स्टडी करना बहुत टफ हो जाता है, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड थिंग, हम इसमें प्रोबेबिलिटी या एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्लासरूम है, इसमें 100 स्टूडेंट हैं। कुछ बच्चे पाए हैं 95, 96, 90, 92, कुछ बच्चे पाए हैं 32, 26, 17, 18, 25, 36 और ज़्यादातर बच्चे 60-70 पाए हैं, ठीक है। और एवरेज निकालने पे हमारे पास आ रहा है 60। तो 60 आने का क्या मतलब है कि हम 100 में से अगर बच्चों को सेलेक्ट करें एक एक, तो हो सकता है उसका नंबर 60 ही हो। मीन्स ज़्यादातर बच्चों का 60 नंबर है। तो ये तो 100 बच्चों का लिए है। हमें लेना है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक ऐसा रूम इमेजिन करें जिसमें मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हों, हालांकि पॉसिबल नहीं है लेकिन इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर इसमें ज़्यादा बच्चे हैं, मीन्स मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट करें उसका नंबर 60 होगा। ज़रूरी नहीं हो सकता है 90 हो या 32, पर ज़्यादातर जब बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे तो 60 वाले मिलेंगे।
तो इसीलिए हम एवरेज बिहेवियर निकालते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स का ब्रांच है इन विच वी स्टडी about average behavior of large number of particles and do not study only about a single particles। ठीक है, in this we use probability theory to measure the exactness for better guesses। ठीक है, अच्छा ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो इसमें मेन टॉपिक्स जो हैं पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। मीन्स इसमें आज हम डिफिनीशंस पढ़ेंगे और कुछ 2 फार्मूले आएंगे वो हम देखने वाले हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अच्छा, हम समझ लेते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में थोड़ा। जो स्टैटिक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अच्छा, जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है ये क्या करता है, इट रिलेट्स द मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, दोनों को क्या करता है, कंबाइन करता है, रिलेट करता है। ठीक, जैसे हम अपने ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ा सा बॉडी है उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जहाँ पे, वहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसका नोट्स अच्छे से बनाना सब। इसमें होता क्या है कि इधर उधर टॉपिक पढ़ने से समझ में नहीं आता एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं। जैसे रिलेटिविटी में समझ में आ रहा था, तो इसमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसको हम एमबी स्टैटिक्स भी बोलते हैं। सेकंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, इसको हम एफडी स्टैटिक्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। थर्ड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम बीई स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं ना कि वीडियो लेक्चर थोड़ा शॉर्ट बनाया करो, थोड़ा ज़्यादा लोग देखेंगे। मीन्स शॉर्ट बनाने का क्या मतलब है, मीन्स कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा अच्छे से ना पढ़ाएंगे कि ऐसे जल्दी पढ़ा के हटा दें, है कि नहीं। क्लासरूम में भी तो 40-45 मिनट लगते ही हैं, हम तो उससे भी फिर भी थोड़ा छोटा बनाते हैं, पर जो टॉपिक उठाते हैं अच्छे से समझाते हैं।
अच्छा, कुछ टीचर होते हैं मीन्स वो बोल देते हैं फर्मियान्स, बोसॉन्स, तो स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या फर्मियन एक पार्टिकल का नाम है, क्या बोसॉन एक पार्टिकल का नाम है? बट नहीं, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को जितने पार्टिकल्स फॉलो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फर्मियंस। मीन्स फर्मियंस कोई एक पार्टिकल नहीं है, जितने पार्टिकल्स होंगे, जैसे हम हैं, अगर इस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं तो हम भी फर्मियंस बोले जाएंगे। ठीक। बोसॉन क्या होता है? जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है उसको बोसॉन्स बोलते हैं। अच्छा, इन तीनों के बारे में हमें आगे स्टडी करना है, अभी हम बस इतना बताएं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में इन तीनों में से किसी एक पर क्वेश्चन तो ज़रूर रहता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये तीनों जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स हो गया है, अब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। How to define probability? सब मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी तो मालूम ही होगा, काफ़ी सिंपल है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो of favorable number of outcome to total number of outcomes। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम्स ज़रूर होता है स्टूडेंट्स को। क्या होता है कि 11वीं-12वीं में हम लोग होते हैं तो बोला जाता है कि ये सब ग्रेजुएशन की चीज़ है, आप हाई लेवल में जाके पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में आते होंगे तो बोला जाता होगा आप 11वीं-12वीं में पढ़ चुके होंगे। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है हमें पढ़ना कहाँ था, है ना। मीन्स हर क्लास में थोड़ा बहुत बता देना चाहिए, 10 मिनट लगेगा और क्या। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एन इवेंट A occurs in m number of way। ठीक है, मीन्स कोई इवेंट A है, m टाइम्स हो रहा है, एंड फेल टू ऑकर इन n वेज, मीन्स n बार नहीं हो रहा है। ठीक है, देन पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, मीन्स इवेंट ए के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? PA। तो फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अच्छा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? एम्स। जो इवेंट ए है वो m टाइम्स हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो n टाइम्स फेल कर गया, m टाइम्स हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, अच्छा, कोई हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछे, probability of fail to occurrence of event A। तो डिफिनीशन क्या होगा? P-A, इसको P-A से दिखाते हैं जो फेल हो जाता है, मीन्स जितने टाइम्स इवेंट नहीं होता है, तो इसको n अपॉन m प्लस n से दिखा सकते हैं। n टाइम्स क्या कर गया है? फेल कर गया है। ठीक है, या फिर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ये तो रहा प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
यहाँ नीचे का दिख रहा है ना, कुछ नीचे जाता हो गया, बिल्कुल सब दिख रहा है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट 1000 का चल नहीं रहा यार, तो 1000 का नोट तो बंद हो गया है। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी ए है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो सबको मालूम होगा। जो प्रोबेबिलिटी है 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, या फिर इक्वल, ठीक। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखना है हमें, तो मीन्स हेडिंग है सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। पहला है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है और इवेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक पॉइंट टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये जो फेनोमेना हो रहा है, इसी को हम ट्रायल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रायल लेते हैं ना, शोरूम में जाते हैं, ये कपड़े का ट्रायल ले लें, मीन्स ट्राई करना, मीन्स सिक्का हम ट्वाइस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मीन्स हेड या टेल आएगा, ये देखना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हेड या टेल आ रहा है, ये क्या इवेंट है, अलग अलग, मीन्स जो अलग अलग आउटकम्स आते हैं उसे इवेंट बोलते हैं। तो ट्रायल क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इवेंट या फिर एक्सपेरिमेंट in same repeated in same identical condition, रिपीट भी किया जाता है, रिपीटेड इन सेम आइडेंटिकल कंडीशन, देन परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड ट्रायल, ठीक है, उसी को हम ट्रायल बोलते हैं। अच्छा, इवेंट क्या होता है, डिफरेंट आउटकम्स, ये तो काफ़ी इजी लग रहा होगा सब, डिफरेंट आउटकम्स ऑफ एन above experiment are called events, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, और उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। तो अगला हेडिंग है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डाइस है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, तो 1 2 3 ठीक है, एक डाइस ले रहे हैं और एक कॉइन, इन दोनों को टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या आएगा, या तो हेड या फिर टेल, ठीक है।
तो इसका आना इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक डाइस थ्रो किए और एक कॉइन टॉस किए, तो होगा क्या, अगर 4 आ रहा है तो इसका 4 आना इस पे डिपेंड कर रहा है। इसमें तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये टॉस कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हेड आएगा, मेरा दोस्त बोल रहा है कि टेल आएगा, तो दोनों एक साथ इसमें नहीं आएगा। मीन्स ये इस पे डिपेंड कर रहा है, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा। बट इसमें क्या है कि 4 आएगा तो इसमें से हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। मीन्स ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, इसका भी अच्छे से एग्जांपल समझेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट does not depends on the occurrence of other event, then both the events are called as इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लेते हैं। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P = P1 × P2। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो दोनों इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका जो प्रोबेबिलिटी है, मीन्स हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 4, हेड का फॉर H। ठीक है, फॉर H, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो क्या हम करेंगे, P1 × P2। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 का आना, मीन्स 6 में से एक बार 4 आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी P1 क्या है, 1/6। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है P2, 1/2, या तो हेड आएगा टेल, 1/2 चांस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 × 1/2 = 1/12। इसको एक और ढंग से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा, दोनों को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आने का चांस है वो सब हम देख लेते हैं। या तो 1H आएगा, 1 टेल आएगा, 2H, 2 टेल, यही आएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें से हमें क्या चाहिए, ये, तो ये देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मीन्स 12 में से इसके आने का चांस क्या है, 1/12। तो या तो पूरा लिख के हम प्रोबेबिलिटी निकालें या फिर डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर लें। ठीक है, कौन सा, ये वाला। तो ये रहा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हर टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका समाधान किया जाएगा हो सके तो। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी होता है, इंडिपेंडेंट। इन दोनों वर्ड को समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं। एक का नाम है रिया, एक का नाम है प्रिया। ठीक है, तो दोनों क्या है, आपस में दोस्त हैं। तो ये क्या बोल रही है रात में इससे मैसेज करते हुए कि कोचिंग जाओगी, तो ये बोल रही है हम नहीं जाएंगे।
तो ये बोल रही है कि तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। मीन्स ये इस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा सोचो, ये इससे बोलती कि हम कोचिंग नहीं जाएंगे और इसका कुछ ऐसा रिप्लाई आता कि तुम जाओ चाहे ना जाओ हम तो जाएंगे, या फिर नहीं जाएंगे मेरी मर्जी। मीन्स ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही है। मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, मीन्स रिया पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बट अगर ये ऐसा बोल देती कि तुम जाओगी तभी हम भी जाएंगे, तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे, मीन्स डिपेंडेंट। अभी तो इंडिपेंडेंट है, उसका मन जाए चाहे ना। वैसे आजकल ऐसे ही होता है दोस्तों में, तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, तुम जाओगी तो हम भी जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ होता है, क्या होता है आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है, जैसे मान लो ये है सेनोरिटा। कौन है, सेनोरिटा। ये रात में फ़ोन से बात कर रही है अपने दोस्त से और बोल रही है कि आज हम खाना नहीं खाए हैं, आज मन नहीं कर रहा है खाने का। तो ये बोल रहा है तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। तो कुछ ऐसे बोलता है, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया मैं भी नहीं खाऊंगा। मीन्स ये इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इसको ऐसा बोल देता कि तुम खाओ चाहे ना खाओ हम तो खाएंगे, या फिर नहीं खाएंगे मेरी मर्जी, मीन्स इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरा बाबू खाना था या ना था, तुम्हारा बाबू तो खाना खाएगा, है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा वो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब देखो जैसे ये कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो जो हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, तो दोनों के आने का चांस 1/2 है, मीन्स इक्वल चांस। डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होता है 1/6 होता है प्रोबेबिलिटी सबका, मीन्स इक्वली लाइकली है। फॉर तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इफ इवेंट्स हैव इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस, equal chance of occurrence, then events are called as क्या, equally likely events। काफ़ी इजी था ये। इसका तो एग्जाम्पल आप खुद से ही बना सकते हैं या फिर इसी को नोट कर सकते हैं। ठीक है, टॉसिंग अ क्वाइन इक्वल चांस होगा 1/2 थ्रोइंग अ डाइस 1/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पर कि वो क्या होता है, और उसमें भी एक छोटा सा फार्मूला है। अगला टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसी को टॉस कर रहे हैं कॉइन को, हेड आया और टेल आया, तो एच का आना टी के आने को रोक देगा, टी का आना एच के आने को रोक देगा। मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स एक का आना दूसरे को आने को रोक देगा। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल डाइस को थ्रो करें तो हम डाइस को थ्रो करेंगे और 1 आया तो वो बाकी सब के आने को रोक देगा,
मीन्स एक का आना दूसरे के आने को अफेक्ट कर रहा है। मीन्स इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, if the occurrence of an event affect the occurrence of other events, then events are called as mutually exclusive event। ठीक है, ये लिख लेंगे। इसका भी एग्जाम्पल ऐसे दिखा सकते हैं, एक इसका एक इसका, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज होता है। क्या, इसमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हेड का आना और टेल का आना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, लेकिन दोनों के प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें, इसका क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा 1/2, टोटल प्रोबेबिलिटी 2/2 इज इक्वल टू 1। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा डिफिनीशन, श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 है। श्योर इवेंट्स हैव 1 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मीन्स दोज इवेंट विच हैव 1 प्रोबेबिलिटी इज नोन एज श्योर इवेंट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप सबके लिए है, कमेंट कर सकते हैं। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी काफ़ी इजी है, देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पहले तो एक वर्ड का मतलब समझ लो, अनबायस्ड। अनबायस्ड मीन्स क्या होता है, पक्षपात नहीं करना, ठीक है। मीन्स एक क्वाइन है वो अनबायस्ड है, मीन्स इक्वल चांस है हेड के आने का और टेल के आने का, ठीक है। अच्छा, एक मूवी देखे हो सब, शोले। शोले में क्या होता है कि जो जय होता है वो लास्ट में कॉइन टॉस करता है। मीन्स लास्ट में फायरिंग हो रही होती है, जय और वीरू साथ में होते हैं, तो जय बोलता है वीरू को कि तुम बसंती को लेकर जाओ, यहाँ पर हम रुक रहे हैं। तो वीरू बोलता है नहीं, हम रहेंगे, तुम जाओ। तो जय बोलता है चलो कॉइन टॉस कर लेते हैं। कॉइन टॉस करता है और हेड आता है, ठीक है। होता क्या है मूवी के लास्ट में कि जो जय है उसका डेथ हो जाता है। क्या होता है, डेथ हो जाता है, और वीरू आकर रोने लगता है। तो उसके हाथ में यही कॉइन होता है, यही कॉइन होता है, ठीक। और वीरू पाता क्या है कि उसके हाथ में जो कॉइन है उसमें दोनों तरफ हेड है। मीन्स जो जय है वीरू से झूठ बोल रहा था, चीटिंग कर रहा था उसके साथ, बट वो जो दोस्त था अपने दोस्त को बचाने के लिए चीटिंग किया था, है कि नहीं। मीन्स इसको हम बोलते हैं बायस्ड, ठीक है। अनबायस्ड मतलब मीन्स इक्वल प्रोबेबिलिटी आने का, कॉइन का जो टॉस कर रहे हैं और या फिर डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसका 1/6 अनबायस्ड है। तो हम ऐसा ही कॉइन लेंगे जो अनबायस्ड हो, ठीक है, बायस्ड वाला नहीं लेंगे। इफ, वैसे मूवी देखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मूवी से भी। इफ
we throw a unbiased dice, एक डाइस है अनबाइज्ड है उसको थ्रो कर रहे हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला गेटिंग 5, सेकेंड गेटिंग 5 और 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा, एक अनबाइज्ड डाइस है उसको थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है 1/5। तो डाइस को थ्रो करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 इसी में से कुछ आएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5 के आने का 1/6। सेकेंड प्रोबेबिलिटी निकालना है 5 और 2 का, मीन्स अच्छा 5 का आना 2 के आने को रोक देगा, 5 का आना 2 के आने को रोक देगा। मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2 मीन्स 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो एडिशन करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी थ्रो अनबायस्ड डाइस ट्वाइस, मीन्स 2 बार उसको मीन्स टॉस कर रहे हैं या फिर थ्रो कर रहे हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 5, 7। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 आ सकता है, 1, 2 आ सकता है, इस तरह डॉट 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 2, 1, 2, 2 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 6, 1, 6, 2 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो ये कहाँ पर आएगा, कहीं इधर आएगा 5, 5 और ये टोटल इवेंट कितना है 36 है, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/36। वैसे देखा जाए तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मीन्स एक बार हम टॉस मीन्स थ्रो किए तो 5 आया, दूसरी बार थ्रो किए तो अब कुछ भी आ सकता है, मीन्स इंडिपेंडेंट है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एक बार थ्रो करेंगे तो 1/6, दूसरी बार थ्रो करेंगे तो 1/6 प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/36 प्रोबेबिलिटी। तो या तो ऐसे समझ लें या फिर ऐसे। ठीक है, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन गेटिंग ऑफ, अच्छा गेटिंग 5, 7, अच्छा 7 तो होता ही नहीं है डाइस में, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 0। 7 आ सकता है, नहीं आएगा, 7 होता ही नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ताकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं समझ में आने लगे। अच्छा क्वेश्चन यही है, ऑफ गेटिंग 1, 2 और 3, 2, गेटिंग 1, 3 और 6, 6। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लें क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।